अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है MySQL के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डेटाबेस डेवलपमेंट के लिहाज से। ठीक है, चाहे आप कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, हम MySQL यूज कर रहे हैं, SQL सर्वर होता है और भी बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर का पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, a stored procedure is a collection of SQL statements that are stored in the database। ठीक है, मतलब stored procedure हम किसे कह रहे हैं? stored procedure एक कलेक्शन होता है किसका? SQL statements का। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा SQL की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब उनकी कलेक्शन है। SQL स्टेटमेंट से मुराद जो हमारी क्यूरीज होती हैं, ठीक है, वो मल्टीपल लाइंस पे भी डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मल्टीपल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये जब हम किसी एक जगह पे इसको कहीं पे स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं वो मल्टीपल लाइंस बार बार कॉल करवाने के बजाय, मतलब उसको बार बार लिखने से बेहतर हम क्या करें, वो सारा डेटा एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर बंद कर लें और उस स्टोर्ड प्रोसीजर को डायरेक्ट हम कॉल कर लें। इससे क्या होगा कि वो जो हमारे पास मल्टीपल क्यूरीज जो हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उन सारी क्यूरीज को, उन सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर में बंद कर दूंगा और उसका छोटा सा नाम रख दूं, और जस्ट उस छोटे से नाम को मैं कॉल करवाऊंगा तो उस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जितनी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट की कलेक्शन है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये फायदा है स्टोर्ड प्रोसीजर का। तो तभी यहाँ पे कह रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मतलब जिस तरह हमारे पास टेबल्स, डेटाबेस वगैरह, मतलब ये सारा जो टेबल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे डेटाबेस में स्टोर होते हैं। इसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर भी हमारे पास कहां पे स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है, जिस तरह से टेबल स्टोर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मजीद बात करने से पहले देखो, स्टोर्ड प्रोसीजर को अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन से मिलाऊं, ठीक है, तो तकरीबन सेम काम है। भाई देखो, फंक्शंस हम किस लिए यूज करते थे? ठीक है, अगर फंक्शंस की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन यूज करते थे, और अगर वही स्पेसिफिक टास्क मुझे बार बार रीयूज करना हो तो हम फंक्शन यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम क्या यूज करते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी है डेटाबेस डेवलपमेंट में, जिस तरह से हमने बहुत सारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे, काउंट, मिन, सम, मैक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और स्टोर्ड प्रोसीजर्स, इनमें डिफरेंस है, इनको बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर की। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जिनको हम एक जगह पे रखते हैं। अब देखो, कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं 100 लाइंस लिखूं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, मेरे पास 100 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो, 1000 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो, उन सबको अगर मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर अगर रख दूं तो मैं उस स्टोर्ड प्रोसीजर को बार बार रीयूज कर सकता हूं। बार बार रीयूज करूंगा तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर 1000 लाइंस ऑफ कोड है, 1000 लाइंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ उस छोटे से स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करूंगा और वो 1000 लाइंस मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका फायदा है। ठीक है, फिर जिस तरह फंक्शंस पैरामीटर्स लेते हैं, उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर भी पैरामीटर्स लेते हैं, और जिस तरह फंक्शन के साथ हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, मतलब अगर वो जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ देता है। ठीक है, तो वो वाला काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स के साथ। मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर्स फंक्शन की तरह आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, यूजर से इनपुट भी ले सकता है, और फंक्शन की तरह ही स्टोर्ड प्रोसीजर कुछ रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा, हम फॉर एग्जांपल एक एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज किया था काउंट। वो क्या करता था? जितनी भी रोज हैं उनको काउंट करके नंबर रिटर्न करता था।
इसी तरह वो काम हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टोर्ड प्रोसीजर का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट स्टोर्ड प्रोसीजर का, अ स्टोर्ड प्रोसीजर कैन कंटेन बिजनेस लॉजिक which is one of the key aspects that distinguishes stored procedure from views, ठीक है। मतलब देखो अभी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता रहा है व्यूज का, ठीक है, इसको हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम बिजनेस लॉजिक भी लगा सकते हैं। भाई बिजनेस लॉजिक मतलब ऐसी लॉजिक जिसके हिसाब से आप अपना डेटा रिट्रीव करवा के स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रखवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूरी है जिसके अंदर हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है, लॉजिक लगाने के लिए। तो अगर आप वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो मतलब कंडीशंस लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है, तो वो जितनी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपने लॉजिक लगाई हुई है वो भी आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। ये इसका एक मेन पॉइंट है। फिर यहाँ पे व्यूज की बात कर रहा है, व्यूज को आगे जाके देखेंगे, ये एक अलग से लेक्चर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या क्या रहा है कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर बिजनेस लॉजिक लगा सकते हैं और यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है जो इसको व्यूज से डिफरेंशिएट करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कैसे डिफरेंशिएट करता है जब व्यूज पढ़ेंगे इसको आगे समझ में आएगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, एज स्टोर्ड प्रोसीजर कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स। वही बात जिस तरह फंक्शंस की बात की, फंक्शन पैरामीटर लेते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। जिस तरह काउंट का फंक्शन हम यूज करते हैं, मिन मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स के फंक्शन के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई कॉलम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर को भी हम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जो मैं पैरामीटर्स प्रोवाइड करूंगा स्टोर्ड प्रोसीजर को, उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टोर्ड प्रोसीजर वर्क करेगा, ठीक है। मतलब जिस तरह मैं कोई आर्ग्यूमेंट देता हूं और उस आर्ग्यूमेंट पे बेस करते हुए मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर मुझे रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये काम भी मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कर सकता हूं। फिर एंड यू कैन सेट वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। अब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन डेटाबेस के अंदर भी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर राइट इफ स्टेटमेंट्स। अब देखो इफ स्टेटमेंट मोस्टली हम कहां पे यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, लेकिन डेटाबेस के अंदर भी तो हम लॉजिक्स लगा सकते हैं ना। तो मतलब इफ स्टेटमेंट्स भी हम MySQL के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, स्टोर्ड प्रोसीजर के अलावा भी हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब लॉजिक बिल्डिंग के लिए जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो सारी हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम क्या लिखते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। और अभी तक इस लेक्चर से पहले जितना भी हमने क्यूरी का काम किया है वो सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं। मतलब वो जितनी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं चाह रहा हूं कि वो एक जगह पे स्टोर हो जाए तो उनको मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रख सकता हूं और फिर उस स्टोर्ड प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम कॉल करके उसको रीयूज कर सकता हूं, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड, ठीक है। मतलब हमारे पास जो MySQL का एक कोड होता है, ये प्रिपेयर्ड एक कोड होता है, सही है। मतलब जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है, सही है, उसको हम कहां पे रख सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रख सकते हैं। फिर कह रहा है दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब एक दफा, मतलब मेरे पास 100 लाइंस हैं, वो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। मैंने उनको एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रख दिया और उस स्टोर्ड प्रोसीजर को नाम दे दिया। इसका मतलब अब जब भी मैं उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो वो 100 लाइंस बार बार एग्जीक्यूट होंगी, बार बार रीयूज होंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर सेकंड पॉइंट, सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्यूरी, MySQL क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब कोई ऐसी आपकी क्यूरी है MySQL की जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तो आप क्या करो, save it as a stored procedure and then just call it to execute it। मतलब जिस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर का एक छोटा सा नाम आप रख सकते हो, उसको कॉल करोगे तो सारा कोड उसके अंदर का एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर वही पॉइंट, यू कैन आल्सो पास पैरामीटर्स टू स्टोर्ड प्रोसीजर।
मतलब जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहे हो तब आप उसके पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हो, और जब आप उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करते हो तब आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो जिसके ऊपर वो स्टोर्ड प्रोसीजर काम करेगा। फिर so that the stored procedure can act based on the parameter values that is passed, मतलब जिस तरह फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, पैरामीटर पास कर सकता हूँ, और उसी पैरामीटर के बिहाफ पे वो काम करेगी। मतलब हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर उन्हीं पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो सिंटैक्स, यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है, हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले क्रिएट की कमांड और फिर स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए कीवर्ड यूज करते हैं प्रोसीजर। मतलब जब भी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है क्या यूज करूंगा, प्रोसीजर। फिर आ जाएगा प्रोसीजर का नाम, स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम। अब देखो जब भी हम स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम लिखते हैं ना तो एक प्रीफिक्स लगाते हैं, उसका क्या नाम होता है, एसपी। सही है, एक प्रीफिक्स आप लगा दो, मतलब एक ऐसा नाम जोड़ दो जिससे पता चले कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज MySQL के अंदर डिफरेंट है SQL सर्वर से। वो क्या है, देखो SQL सर्वर में जब हम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते थे तो हमें ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर बनाओगे तो ब्रैकेट्स देने की जरूरत है। बेशक आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी आपको जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम होगा उसके साथ पेरेंथीसिस यूज करने पड़ेंगे। मतलब देखो अभी ये जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स उस स्टोर्ड प्रोसीजर का है जो कि एक आर्गुमेंट भी लेता है। मतलब देखो स्टोर्ड प्रोसीजर है, उसके ब्रैकेट के अंदर एक आर्गुमेंट है, मतलब एक पैरामीटर बनाया हुआ जिसका क्या नाम है p_1 और उसकी टाइप क्या रखी हुई है, इंटीजर, जिस तरह हम फंक्शंस के अंदर करते हैं। मतलब अगर मुझे पैरामीटराइज फंक्शन बनाने हो तो मैं क्या करता हूँ, पहले फंक्शन का नाम होता है, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स होते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास क्रिएट प्रोसीजर, मैं बता रहा हूँ स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहा हूँ, फिर एसपी का नाम मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम, और फिर उसके अंदर अगर आप पैरामीटर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर देखो अगर मैं इस पेरेंथीसिस के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर ना करूं तो हमारे पास बगैर पैरामीटर के भी स्टोर्ड प्रोसीजर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि आप विद पैरामीटर भी स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हो और विदाउट पैरामीटर्स भी आप स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हो। ठीक है, फिर सिंटैक्स के बाद मतलब ये आपने लिख लिया जो भी आपने नाम रखना है। ठीक है, अगर पैरामीटर दे रहे हो तो जो भी आप पैरामीटर का नाम रखते हो और उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, फिर बिगिन एंड एंड, मतलब जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम करली ब्रैकेट ऑन करते हैं और करली ब्रैकेट ऑफ करते हैं, उसकी जगह यहाँ पे दो कीवर्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब करली ब्रैकेट अगर मुझे ऑन करना है तो उसकी जगह मैं क्या यूज करता हूँ, बिगिन यूज करता हूँ। ठीक है, और अगर करली ब्रैकेट बंद करने तो उसकी जगह मैं एंड यूज करता हूँ। ठीक है, और जितना भी कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रखना है, ठीक है, वो मैं बिगिन और एंड के दरमियान में रखूंगा। मतलब एसक्यूएल की मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोर्ड प्रोसीजर कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो अगर मेरे पास 100 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं तो वो मैं 100 की 100 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कहाँ पे रखूंगा, इस बिगिन और एंड के दरमियान में रखूंगा। और जब स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तब जब भी मुझे ये 100 लाइंस या जितनी भी लाइन एग्जीक्यूट करवानी हो तो डायरेक्ट मैं किसे कॉल करूंगा, हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम को। बस मतलब ये छोटा सा नाम है, अब इसके अंदर 100 लाइंस भी होंगी तो इस नाम को कॉल करते वक्त वो सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेलीमीटर। मतलब डेलीमीटर हम एसक्यूएल सर्वर के स्टोर्ड प्रोसीजर में यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये है क्या, देखो इसकी थ्योरी समझाने से पहले मैं इसका सिंटैक्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो ये समझो हम डेलीमीटर कहते किसे। भाई देखो हम एसक्यूएल के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब हमें कोई सेंटेंस टर्मिनेट करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन, जो कि टर्मिनेटर कहलाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डेलीमीटर कह रहे हैं। मतलब एसक्यूएल के अंदर जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो कौन सा होता है, सेमीकोलन। ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना कि जब भी आपको क्यूरीज लिखनी है तो एक लाइन जब आप एंड कर देते हो तो एंड में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप क्या लगाओ,
सेमीकोलन लगाओ, जो कि एक डेलिमीटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ वो जो हमारे पास डेलिमीटर होता है कौन सा, सेमीकोलन, वो वर्क नहीं करता, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ सेमीकोलन वर्क नहीं करता, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ तो आपको पिछले लेक्चर में अभी ये बताया, मतलब पिछली स्लाइड में क्रिएट प्रोसीजर और उसी तरह जो भी कोड होगा वो यहाँ पर है, लेकिन मैंने क्या बताया, सेमीकोलन जो हमारे पास डेलिमीटर होता है वो स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ काम नहीं करता। तो देखो क्रिएट प्रोसीजर की जितनी भी लाइंस हैं उससे पहले मैंने क्या कीवर्ड यूज किया, डेलिमीटर, और अब मैं सेमीकोलन के बजाय कौन सा डेलिमीटर यूज कर रहा हूं, 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अक्सर आपको वो भी देखने को मिलेगा डबल डॉलर साइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश। आप अपना भी कोई डेलिमीटर यूज कर सकते हो, जिस तरह मोस्टली मैंने यूज हुआ देखा है डबल डॉलर साइन, मतलब अगर आप इसकी जगह डबल डॉलर साइन लगाओ तो वो भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि डेलिमीटर डिफॉल्ट कौन सा होता है, सेमीकोलन, लेकिन मुझे सेमीकोलन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि सेमीकोलन स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ काम नहीं करता। मैं यहाँ पे कौन सा डेलिमीटर डिक्लेयर कर रहा हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा स्टोर्ड प्रोसीजर का, और यहाँ पे एंड होगा, मतलब देखो यहां से ये डेलिमीटर स्टार्ट होगा और एंड में यहाँ पे मैं दोबारा वही डेलिमीटर लगा रहा हूं। अब एंड के आगे मैंने डेलिमीटर क्यों लगाया, इसका मतलब कि यहाँ पे इस डेलिमीटर का काम खत्म हो गया, ठीक है। मतलब जैसे ही मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने एंड किया तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो मैंने अपना डेलिमीटर डिक्लेयर किया है। इससे मैं क्या बता रहा हूं कि मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे एंड हो गया। और अब लास्ट लाइन पे देखो, मैं दोबारा डिफॉल्ट डेलिमीटर कौन सा सेट कर रहा हूं, जो उसका अपना होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए मैंने एक अपना डेलिमीटर डिक्लेयर किया, स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया और एंड करते वक्त बता दिया कि यहाँ पे इस डेलिमीटर का जो काम है वो खत्म हो गया। और फिर दोबारा मैंने कौन सा डेलिमीटर सेट कर दिया, सेमीकोलन सेट कर दिया, जो उसका डिफॉल्ट है माइस्क्यूएल का, ठीक है। बस ये काम आपने करना है, ये काम एक्स्ट्रा है। मतलब एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें डेलिमीटर्स वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं क्रिएट से लेकर एंड तक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं तो एसक्यूएल सर्वर में काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें डेलिमीटर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्यूरी को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे करवाता हूं। अब देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखो पहले मैंने डेलिमीटर बताया कि मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ डेलिमीटर ये वाला यूज करूंगा, फिर क्रिएट प्रोसीजर जो 2 कीवर्ड्स हैं, फिर मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम, ठीक है, क्या नाम रखा है मैंने, sp get all, और उसके बाद मैंने क्या लगाए, पेरेंथीसिस। अब देखो ये पेरेंथीसिस MySQL के स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ मैंडेटरी है। मतलब अगर मैं एसक्यूएल सर्वर की बात करूं, क्योंकि हम वो पढ़ के आए हैं पहले, तो उसके मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं। अब एसक्यूएल सर्वर के अंदर अगर मैं पेरेंथीसिस ना लगाऊं ना, तो तब भी हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर बन जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पेरेंथीसिस लगाना जरूरी है हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम के बाद, ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर बिगिन, और अब देखो अब वो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट थी, मतलब देखो मेरे पास एक लाइन है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। फॉर एग्जांपल ये मुझे बार बार कॉल करना पड़ता है, मतलब ये लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को किसके अंदर रख दिया, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, और इस स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम क्या रख दिया, sp get all, ठीक है। और यहाँ पे आके एंड किया मैंने और बता दिया कि यहाँ पे इस डेलीमीटर का काम खत्म हो गया है, और दोबारा डेलीमीटर मैंने सेट कर दिया जो उसका डिफॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप दोबारा सेट नहीं करोगे ना, तो हमारे पास क्या सेट हो जाएगा, जो उसका जो मैं दे रहा हूं ना वो परमानेंटली सेट हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो तभी जब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर का काम कर लेता हूं तो एंड में ये जो लाइन है लास्ट वाली, इसमें क्या सेट करवा देता हूं, दोबारा सेमीकोलन सेट करवा देता हूं। तो इसका मतलब अब अगर मैं सिर्फ ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करूं, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, sp get all, मतलब ये अपनी मर्जी से नाम रखा है, जिस तरह वेरिएबल के नाम रखते हो अपनी मर्जी से, उसी तरह। तो अब जब भी मैं ये कॉल करूंगा तो हमारी कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। मतलब ये
इतनी लंबी मतलब ये लाइन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे इस नाम को लिखूंगा, कॉल करवाऊंगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो ये तो छोटी सी लाइन है ना, अभी हम और भी ज्यादा लाइंस अपने स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ऐड करवाएंगे और उसको उसके नाम से कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। आ जाता हूँ, ठीक है, अपने phpMyAdmin में, और इसको हम गो पे क्लिक करते हैं। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड मैंने कोई सेट नहीं किया। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस है लेफ्ट साइड पे। अब देखो मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है NewDB। मैं इसको क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक टेबल है जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है, इसका जितना भी आपके पास डेटा होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स है, इसके अंदर कॉलम कितने, आईडी, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, सिटी, सैलरी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब इस टेबल को यूज करते हुए मैं अपने स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। फिर अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मतलब मुझे क्यूरी बॉक्स चाहिए, और यहाँ पे आके रिटेन क्यूरी बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ताकि ये गायब ना हो, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मैं अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा, कौन सी, स्टोर प्रोसीजर वाली। मतलब देखो अगर मैं अभी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, मतलब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जितनी भी रोज हैं वो सारी हमें प्रिंट हो जाएंगी। अभी हमारे टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, देखो 12 रोज हैं। अब मैं चाह रहा हूं ये जो क्यूरी है, मतलब ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इसको मैं कहां पे रखता हूं, एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रखता हूं। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको यहां से कट करता हूं, और यहां पे सबसे पहले डेलीमीटर बताना है। ठीक है, डेलीमीटर में कौन सा यहाँ पे सेट करता हूं, // आप ये भी सेट कर सकते हो, आप ये भी सेट कर सकते हो, मोस्टली मैंने ये भी देखा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये रखता हूं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्रिएट। ठीक है, मतलब हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाने के लिए पहला कीवर्ड हम क्या यूज करते हैं, क्रिएट। फिर यहाँ पे मैं कहता हूं कीवर्ड प्रोसीजर, और अब मैं अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम रखता हूं sp get all। क्या नाम रख रहा हूं, sp get all। और मैंने बताया था जब भी स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम लिखते हो आगे आप क्या देते हो, पेरेंथीसिस देते हो। ठीक है, एक ये पॉइंट लाजमी है। फिर यहाँ पे आ जाओ, हम कीवर्ड यूज करते हैं बिगिन का, मतलब बता रहा हूं मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, और फिर हम यूज करते हैं इसके अंदर एंड, और फिर जितना भी कोड लिखना है वो मैं इसके दरमियान में लिखूंगा। ठीक है, तो ये वाला कोड था, सही है। अब देखो यहां पे मैं इसको कह रहा हूं एंड के बाद मैं कह रहा हूं ये जो डेलीमीटर मैंने रखा था इसको मैं यहां पे बंद कर देता हूं। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो डेलीमीटर था उसका काम यहां पे खत्म हो गया। फिर इसके बाद दोबारा मुझे डेलीमीटर क्या सेट करना है, सेमीकोलन, बस। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने क्या किया यहाँ पे, डेलीमीटर लगाया, फिर क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर, फिर बिगिन बॉडी स्टार्ट की, फिर उसके अंदर अपनी क्यूरी लिखी, और यहाँ पे एंड करते वक्त बता दिया कि इस डेलीमीटर का यहाँ पे काम खत्म हो गया, और वापस मैंने डेलीमीटर क्या सेट कर दिया, सेमीकोलन। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, जब मैंने अपनी क्यूरी रखी है तो उस क्यूरी के एंड में मैंने क्या दिया, सेमीकोलन दिया। मतलब देखो अगर मैं ये डेलीमीटर स्पेसिफाई नहीं करता तो होता क्या, हमारा कोड सिर्फ यहां से लेके यहां तक एग्जीक्यूट होता, तो ये तो इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि देखो डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या होता है, सेमीकोलन, जो हमने लास्ट में लगाया हुआ है। इसका मतलब जब ये जो हमारा डेटाबेस का समझ लो एक तरह से जो कंपाइलर होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक एग्जीक्यूट करता, मतलब ये जो एंड है ना इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, और ये एंड तो हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे कोड को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, बेशक इसके अंदर क्या आ जाए, डेलीमीटर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना डेलीमीटर स्पेसिफाई किया। तो इससे क्या होगा, जब तक ये डेलीमीटर यहाँ पे एंड नहीं होगा ना तब तक वो पूरे आपके इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएगा। ये फायदा है डेलीमीटर देने का। अगर मैं डेलीमीटर नहीं देता तो सिर्फ यहीं तक, मतलब ये जो डेटा मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ यहीं तक एग्जीक्यूट होता, आगे का डेटा एग्जीक्यूट नहीं होता। और जैसे ही डेलीमीटर का काम खत्म हुआ मैंने दोबारा डिफॉल्ट डेलीमीटर सेट करवा दिया
सेमीकोलन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ और अब हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ, गो के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मतलब क्रिएट कर लिया स्टोर प्रोसीजर, किस नाम से, एसपी गेट ऑल। अब इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कैसे किया जाए, देखो हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम है एसपी गेट ऑल। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस सारा डेटा मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो कॉल करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, कॉल। सिंपल, आपको याद होगा एसक्यूएल सर्वर में हम यूज करते थे एग्जीक्यूट का कीवर्ड, यहाँ पे यूज कर रहे हैं डायरेक्ट कॉल का कीवर्ड, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे आके मैं अपने उस स्टोर प्रोसीजर के नाम को कॉल कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास वो जो लाइन थी वो बड़ी थी और ये स्टोर प्रोसीजर का नाम जस्ट छोटा सा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँ, गो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और नीचे आओ तो यहाँ पे देखो वही 12 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास बेनिफिट है किसका, स्टोर प्रोसीजर का। मतलब इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर 100 लाइन भी तो हो सकती थी ना, उसको मैं कॉल करता तो उसका जो भी रिजल्ट था, जो भी आउटपुट था, वो आपको यहाँ पे जस्ट इतने से नाम पे, मतलब जस्ट इतने से नाम को कॉल करने पे आपको वो रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी ये हो गई। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कॉलिंग अ स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया था, कॉल का। ठीक है, मतलब ये लाजमी है, ये कॉल का कीवर्ड लगाना है। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता था, अगर मैं एग्जीक्यूट का कीवर्ड ना भी लगाऊं और सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉल करवा लूं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉल का कीवर्ड मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब जब भी स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाओगे कीवर्ड लाजमी आएगा। और सिंटैक्स क्या है, कॉल चाहे कैपिटल में लिखो और स्मॉल में लिखो, क्योंकि ये जो माइस्क्यूएल है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो आप कॉल कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, एक ही बात है। और आपका एसपी नेम, स्टोर प्रोसीजर का नाम। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसकी एक और एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये क्या कर रहा है, इसकी सिर्फ क्यूरी देख लो समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, मतलब सारे वो एम्प्लॉइज दिखाओ, ठीक है, जो कि जिनका जेंडर क्या है, मेल है, और उन सारी रोज को कहां पे रख दो, एक स्टोर प्रोसीजर में रख दो और उसका नाम क्या रख दो, sp_getMail। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके वही क्यूरी जो है हमारे पास इसको देता हूं और यहाँ पे मैं कहता हूं sp_getMail। ठीक है, आप बेशक बड़ा भी कर सकते हो, मेल एम्प्लॉय लिख सकते हो आगे। अब यहाँ पे देखो मैं क्यूरी में क्या कह रहा हूं, वेयर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि वॉचर है तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, हमारे पास मेल दे दिया। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं और इसको मैं यहाँ पे नीचे खाली कॉल करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं अगर सिर्फ इसका रिजल्ट दिखाऊं, मतलब अभी मैं इसको स्टोर प्रोसीजर के अंदर नहीं रख रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, और नीचे आप आओ तो देखो सारे कौन से एम्प्लॉइज आ रहे हैं, मेल। ठीक है, मेल एम्प्लॉइज आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये हटाऊं, ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास में फीमेल एम्प्लॉइज भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आओ गो के ऊपर क्लिक करो तो मेल और फीमेल, ठीक है, देखो फीमेल का रिकॉर्ड भी आ रहा है, अनम, फातिमा, ये सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं वो क्यूरी पेश करता हूं स्टोर प्रोसीजर वाली। इसका मतलब अब जब ये स्टोर प्रोसीजर बनेगा इसके अंदर सिर्फ कौन से एम्प्लॉइज होंगे, मेल एम्प्लॉइज होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आओ नीचे और गो के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, नीचे आओ तो देखो हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर बन गया sp_getMail के नाम से, और अब इसको मैं कॉल करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट करता हूं और इससे पहले मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर लेता हूं, कॉल का। ठीक है, और ये क्योंकि हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन चुका है, ये मैं हटा देता हूं यहाँ से, और अब मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो सारे मेल्स एम्प्लॉइज आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल इसकी ये भी हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।